डॉक्टर बीआरसी किसी मैजिशियन से कम नहीं है। उन्होंने अब तक हजारों माता-पिताओं को उनके बच्चे हँसते-खेलते वापस लौटाए हैं। ये बच्चे किसी भी तरह की अगर परेशानी से पीड़ित होते हैं, तो माँ-बाप उन्हें डॉक्टर बीआरसी के पास इस उम्मीद से लेकर के आते हैं कि उनके बच्चे फिर से खुशी-हँसी के साथ अपनी ज़िंदगी खास यापन बात करें। ये है कि यहाँ बिना किसी खर्चे के पूरा इलाज किया जाता है जब तक बीमारी खत्म ना हो जाए, और तो और बिना किसी दवा के यहाँ पेशेंट्स को ठीक कर दिया जाता है। है ना कमाल की बात? चलिए सुनते हैं डॉक्टर साहब को। सेकंड ओपिनियन क्या हो सकता है? सेम ही होगा ना, है ना? आपको भी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि मैं तो सेकंड ओपिनियन, लेकिन लिया किससे? सांबा जो बोलेगा कालिया वही बोलेगा ना, है? सांबा के पास जाएंगे वो भी आपको लूटेगा तो कालिया भी लूटेगा, है ना? तो सेकंड ओपिनियन लिया, लेकिन लिया किससे भी तो देखना ना, सेम फर्टिलिटी लिया तो सेम ही आंसर आएगा ना। थोड़ा सा आप बताइए, ये सब कुछ हम क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं? वही वाली चाचा वाली बात कि बड़ी दिख रही है प्रॉब्लम, ऐसा लग रहा है, लेकिन सोल्यूशन बहुत आसान हो सकता है, घर पे हो सकता है। आपके केस में तो आप कैंप में आए थे, आपके केस में आप कैंप में आए थे, लाल पर आए थे ना? थोड़ा सा बताइए, ये माइक ले लीजिए। बेटी 11 साल की जब हो चुकी थी तब मेरे डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई, और 11 साल तक होने तक आप समझ सकते हैं एलोपैथी में मैंने सारी जगह, सभी डॉक्टर, सभी क्लिनिक, सब जगह हाथ पैर मार लिए। और रिजल्ट हाइपर एक्टिव का मतलब आप लोग समझ चुके हैं कि बंदर की आत्मा, इधर उधर घूमना, शैतानी करना, और सब हरकतें आप समझ सकते हैं। इस समय आपके सामने शांति से खड़ी हुई है मेरी बेटी। अगर हम आपको पुराने वीडियोस के दिखाएं तो बिल्कुल भी इधर उधर भागना, दौड़ना, घूमना फिरना समझ में नहीं आता था कि हम इसको कहाँ ले जाएं। कहीं भी समाज में जाने में, मिलने में, जुलने में बड़ा इरिटेशन सी लगती थी। 1 साल पहले सर से मेरी मुलाकात हुई, उससे पहले मेरी किस किस से मुलाकात हुई आप समझ सकते हैं। एलोपैथी में सब बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि परंपरागत तरीके से एलोपैथी में लोगों का जो भरोसा होता ना, तो वही चलता चला आ रहा था कि वही डॉक्टर सही कर देंगे, दवा ले लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, ठीक हो जाएंगे। अनाप शनाप पैसे और सब कुछ सारे अस्पतालों में कर डाला, रिजल्ट हाथ में जीरो। और जब सर से मुलाकात हुई और उन्होंने जो ट्रीटमेंट बताया, और जब ट्रीटमेंट में दिया क्या, डीआईपी डाइट, मतलब वो सारी चीजें बिल्कुल फ्री हैं। धूप, हरी घास, जीरो वोल्ट थेरेपी, वो सब चीजें दे रहे हैं सर, जिससे बच्चा हमारा बिल्कुल फ्री में ठीक हो रहा है। और दिमाग में क्या चलता था कि एलोपैथी में जाएंगे, डॉक्टर सुई लगाएगा या कुछ दवा दे देगा तो तुरंत बच्चा ठीक हो जाएगा, 1 महीने, 6 महीने, साल में हो जाएगा। इंतजारी करते 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 10 साल बिता दिए। सर से अगर हम मतलब 1 साल के इम्प्रूवमेंट के बाद आज ये लगता है कि सर से अगर हम काफी पहले मिल लिए होते तो मेरा बच्चा बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट कवर कर गया होता। मैं आपको अपना एक हिस्ट्री में केस और बताना चाहता हूँ कि आज से करीब 18 से 20 साल पहले जब सर से मुलाकात हुई नहीं थी, एलोपैथी में पूरा भरोसा रहता था। रिजल्ट क्या था, हमारे पिताजी को लीवर खराब हो गया था। लीवर खराब होने की वजह से डॉक्टर के पास गए, और एलोपैथी में वही परंपरागत जो आप समझ सकते हैं क्या होगा कि उन्होंने कम से कम 35-40 लाख रुपए लिया, मेरे पिताजी का पूरा पेट खोल दिया, और साथ में आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए पूरा पेट मेरा फल हुआ है। ये हाल एलोपैथी का है। भरमुठी पैसा दे दो, आप कितना भी पैसा दे दो, वहां आपके पास 50 लाख हो, 50 करोड़ हो, कोई दिक्कत नहीं। सर के यहाँ सारा इलाज निःशुल्क, वो भी प्राकृतिक तरीके से। तो हम तो सैल्यूट करते हैं कि सर बिगर मतलब स्वार्थ भाव से बच्चे को मेरे ठीक कर रहे हैं, और इंडिया के वर्ल्ड के सारे बच्चों को मतलब घर बैठे सबके घर में धूप फ्री में, ग्राउंडिंग फ्री में, सब चीज जीरो वोल्ट थेरेपी फ्री में, डीआईपी डाइट बिल्कुल घर का खाना, साफ सुथरा खाना, फल फ्रूट, वो सब चीजें। तो अगर सर से हम आज से पहले 20 साल पहले मिले होते तो हम तो समझ लो आज 35-40 लाख उस समय बचा लिए होते, और बच्चा हमारा आज तक बिल्कुल फिट हो गया होता। तो सर हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। स्कूल का नाम काशवी है। आप अपने भाई अपने भाई का नाम बताओ, आप बताओ। बहुत ज्यादा लाइट्स हैं यहाँ पे, बहुत देर से स्ट्रगल कर रहा है बच्चा। हेलो हेलो, आपके भाई का क्या नाम है? अध्ययन। पहले मैं क्वेश्चन पूछता था, क्वेश्चन का जवाब नहीं देती थी। आप कहाँ रहती हो? मैनपुरी में।
आपके पापा का नाम क्या है? दीपक। अच्छा, और ये कौन है? आप इनको जानती हो? ये इधर पीछे खड़ी है। ये सामान्य मुलाकात हो रही है, अपना पिता सबको जानते हैं। तो ये क्वेश्चंस का जवाब नहीं देती थी कोई, सब मतलब हमको ये लगता था कि ना कुछ समझती है ना बोलती है, सब रिप्लाई दे रही है। और लास्ट वीडियो का अगर आप देखेंगे तो कुछ भी जवाब नहीं देती थी। उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें क्या चाहिए? ठीक है, थैंक यू। सिर्फ थोड़ा बहुत जांच हो जाए, हाँ कुछ तो होता है। वॉल्वुलर हार्ट डिजीज, 4 वॉल्व है वहां से तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए बड़ा शॉकिंग होगा, अनबिलीवेबल होगा, क्योंकि वो मानेंगे भी नहीं ये बात, क्योंकि मानेंगे तो अपने आप को झूठा साबित करेंगे। बचपन से वो स्ट्रेस को ही उनके बॉडी में लगा है, उसी के बेसिस पे डायग्नोज हुआ है, और फिर कुछ भी दवाई दी, अल्टीमेटली वो पेशेंट ठीक भी होगा। क्योंकि जब भी हम बीमार पड़ते हैं हमारी बॉडी खुद भी कोशिश करती है ठीक होने के लिए, और उस दौरान कोई झाड़ फूक करे, कोई मंत्र पढ़े, कोई टॉनिक दे दे, लेकिन बॉडी की कोशिश जारी है। और एट द एंड अगर वो ठीक हो जाता है तो डॉक्टर बोलेगा कि वो ठीक जो हुआ है इट इज बिकॉज ऑफ द मेडिसिन, और अगर मर जाता है तो मेडिसिन देने के बावजूद भी वो मर गया। तो के फ्लो से आवाज होती है। इसको सिंपल भाषा में समझिए, मान लीजिए एक कार है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक कार की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक कार की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक कार में इंजन होता नहीं है, मोटर होता है, इलेक्ट्रिक मोटर। तो इलेक्ट्रिक कार में जिन्होंने चलाया उन्हें पता है कि कोई आवाज नहीं आती। मान लीजिए सड़क बहुत स्मूथ है और कार में, इलेक्ट्रिक कार के अंदर बैठे हैं, तो आप तेजी से चला रहे हैं सड़क में तो आपको कोई आवाज नहीं आएगी, है ना। लेकिन अगर बीच में उबड़ खाबड़ होगा तो झटका लगेगा, उसकी आवाज आएगी। ठीक इसी तरह से जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो ब्लड फ्लो की अपनी आवाज नहीं है ना, ब्लड फ्लो की आवाज नहीं, लेकिन कहीं कहीं अगर ब्लॉकेज है तो जब ब्लड वहां से जाएगा तो उससे आवाज निकलेगी। जिस तरह से गाड़ी अगर किसी गड्ढे से निकलते हुए जाएगी तो वो जो गड्ढे से फ्रिक्शन से जो आवाज आती है वो, या जब गाड़ी जंप करेगा तो वो जो आवाज आती है वही वाली आवाज यहाँ पे आप सुन रहे हैं, वही आवाज आती है यहाँ पे सुनिए, इसे कहते हैं ब्रूट। तो ये आवाज ज्यादा जोर से कब आएगा? कार के कॉन्टेक्स्ट में, जब ज्यादा झटका लगेगा। जब झटका नहीं लगेगा तब इसका मतलब क्या है? रोड स्मूथ है, यही मान के चलेंगे ना। लेकिन एक और केस में झटका नहीं लगेगा, जब गाड़ी रुकी हुई है टोटली, है ना, चाहे वो गड्ढे में ही रुकी है तब भी तो आवाज नहीं आएगी ना। तो इस कंडीशन में जो ये क्वेश्चन है आपका कि अगर कैरोटिड आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए, कंप्लीटली ब्लॉक है तब भी बॉडी के पास कई सारे तरीके ब्लड को सब तक भेजने का। 100% कैरोटिड आर्टरी ब्लॉक होने के बाद भी इंसान जिंदा रह सकता है। तो जिंदा रहने की बात बाद में करेंगे, जिंदा तो है तभी वो चेकअप हो रही है। तो जब 100% कैरोटिड आर्टरी बंद हो जाएगी, कंप्लीट ब्लॉकेज, राइट, तब क्या आवाज आएगी? नहीं आएगी आवाज ना। आवाज क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अगर गाड़ी रुकी हुई है तो कोई मूवमेंट नहीं है तो आवाज नहीं आएगी। लेकिन वो डॉक्टर के हिसाब से अगर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, इसका मतलब सब कुछ स्मूथ भी हो सकता है या फिर पूरी तरह से ब्लॉक हो सकता है। आप समझ रहे हैं फर्क, राइट। अगर गाड़ी के अंदर बैठे आवाज नहीं आ रही, यानी कि रोड और सब कुछ अच्छा है, ये गाड़ी ही नहीं चल रही है, इन दोनों एक्सट्रीम कंडीशन में सेम आंसर है, ब्रूट आएगा ही नहीं। ब्रूट कब आएगा? जब गाड़ी कम से कम चल रही हो और रोड में गड्ढा हो, है ना। तो ये मेरा दोबारा से सवाल है कि अगर एक डॉक्टर 100 पेशेंट यहाँ पे हैं और 100 पेशेंट को कैरोटिड आर्टरी 100% ब्लॉक्ड है, तो स्टेथोस्कोप उसके हाथ में है, स्टेथोस्कोप से चेकअप करता है, तो कितने प्रतिशत, यहाँ पे सफेद शर्ट में, फुल शर्ट में, प्लीज अपना पर्ची दे दीजिए हमारे वॉलंटियर को, सिम्टम डायग्नोस कर रहे हैं। तो सवाल ये है, सिम्टम बेस्ड डायग्नोसिस ज्यादा इफेक्टिवली वो बता देगा या स्टेथोस्कोप बेस्ड डायग्नोसिस, या दोनों डायग्नोसिस बराबर है? राइट, सो नो गिफ्ट फॉर दिस, बिकॉज़ आपको पता ही आंसर कि सिम्टम से साफ दिख रहा है। तो जब भी आप डायग्नोस करते हैं तो इट हैज टू बी सिम्टम बेस्ड डायग्नोसिस। वो पेशेंट खुद बोल रहा है मेरे पेट में दर्द है, वो पेशेंट खुद बोल रहा है मेरे चेस्ट पेन है, वो खुद बोल रहा है कि मुझे भूख नहीं लगती है, मुझे कमजोरी है, मेरी सांसें फूलती हैं, रात को नींद नहीं आती। तो रात को नींद नहीं आती कौन से टेस्ट से पता चलेगा? तो पेशेंट ही बताएगा ना, है ना। तो रात को नींद नहीं आती पेशेंट बताएगा, अगर घुटने में दर्द है तो पेशेंट बताएगा, पेट में दर्द है तो पेशेंट बताएगा, डिप्रेशन है मुझे तो पेशेंट बताएगा। तो
आप देखेंगे कि अधिकतर जो सिम्टम्स होते हैं उसके लिए पेशेंट पर ही हम निर्भर हैं। पेशेंट वही बताएगा जो उसकी बॉडी उसको बता रही है, तो वो गलत नहीं हो सकता। तो रादन रिलायंस साउंड हाथी के कान सुन सकते हैं, यानी कि हाथी कई किलोमीटर तक अपने साथियों से बातचीत करता है, बिकॉज हाथी लो फ्रीक्वेंसी साउंड सुन सकता है। हाथी के जो और साथी कितने, मान लो 20-30-100 किलोमीटर दूर है, तो उनकी जो चलने से जो साउंड वाइब्रेशन आती है, वो वाइब्रेशन दूसरा हाथी जो कई किलोमीटर दूर है वो समझ लेता है। वाई? बिकॉज हाथी की जो कैपेसिटी है वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड को सुनने की है। कुत्ता जो है उसको कुदरत ने बनाया कुछ इस प्रकार कि वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को सुन सकता है। अल्ट्रासाउंड डायग्नोस्टिक टूल है, वहां कुत्ता जाएगा तो कुत्ता विचलित हो जाएगा, बिकॉज कुत्ते को वो वाली साउंड सुनाई देगी जो इंसान का कान रजिस्टर नहीं कर सकता। तो इंसान हाथी के कान जितना लो फ्रीक्वेंसी साउंड नहीं सुन सकता और कुत्ते के कान जितना हाई फ्रीक्वेंसी साउंड नहीं सुन सकता। इंसान दोनों के बीच में कहीं सुन सकता है, राइट, करीब 50 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और इन दोनों के पार हाथी सुन सकता है और या फिर उस पार कुत्ता सुन सकता है। अब इंसान की बात करें तो 2 डॉक्टर है और दोनों के जो कान हैं वो कुछ डॉक्टर या कुछ इंसान आप में से भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, कि हमारे कान ज्यादा सेंसिटिव हो लो फ्रीक्वेंसी साउंड सुनने के इन कंपैरिजन टू कोई और। यानी कि मैं अगर वही सेम पेशेंट को डायग्नोस करूंगा तो मेरे कान कुछ ऐसे साउंड भी सुन पाएगा, बिकॉज मेरे कान हाथी की तरह है थोड़े बहुत, जो उस दूसरे डॉक्टर के कान नहीं सुन पा रहे हैं। ये बात समझिए, यानी कि एक ही स्टेथोस्कोप है, पेशेंट भी एक ही है, लेकिन 2 डॉक्टर हैं, दोनों को सुनाई अलग अलग दे सकता है बेस्ड ऑन कि उनके अपना जो कान है उसकी सेंसिटिविटी कितनी है इन कंपैरिजन टू द सेकंड वन। दूसरे डॉक्टर को जो सुनाई नहीं दिया लेकिन वो साउंड फिर भी आ रही है, वो साउंड हाथी को सुनाई देगा। तो ये लो फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड क्या होता है, थोड़ा सोचिए समझिए। लो फ्रीक्वेंसी साउंड वो होता है जो लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड ये तो हाई हो गया, इसको बंद कीजिए। ये हाई है, वो लो है, इसको बंद करना। ये जो देख रहे हैं, ये आवाज सुन रहे हैं, ये लो फ्रीक्वेंसी। जैसे अगर बादल गरजेगा, लो फ्रीक्वेंसी। अगर हार्ट बीट जो है वेरी लो फ्रीक्वेंसी, राइट। लेकिन हार्ट बीट में जो एनर्जी बड़ी कम है इसलिए बहुत दूर तक नहीं जाती, अदरवाइज इट इज लो फ्रीक्वेंसी, राइट। तो अब अगर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड की बात करें, हाई फ्रीक्वेंसी तो जो ये बजा लास्ट में जो बोले, लास्ट वाला, हाँ ये वाला, ये वो बेल की आवाज है ना, उसको पकड़िए, बाकी जो बजाते थे उसको छोड़ दीजिए। जो बेल की आवाज है, जो सुरीली आवाज है, जो पतली आवाज है, चिड़ी की आवाज है, हाई फ्रीक्वेंसी। शेर की आवाज लो फ्रीक्वेंसी। एक शेर जब दहाड़ता है तो पूरे जंगल में गूंजता है, लो फ्रीक्वेंसी। एक चिड़िया जब चहचहाती है तो वो सुनने में अच्छा लगता है लेकिन बहुत दूर तक नहीं जाएगा, वो हाई फ्रीक्वेंसी, राइट। तो लो फ्रीक्वेंसी साउंड, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। इंसान का कान भी कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं इसके लिए, कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स द डॉग। तो हर एक के कान अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। तो एक ही पेशेंट है और 2 डॉक्टर्स को चेकअप करेंगे तो 2 अलग अलग साउंड भी सुनाई दे सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट उसकी डायग्नोस्टिक भी फर्क हो ही सकता है, जो भी होता ही है। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज का मेन टॉपिक इसी पे है कि एक मॉडर्न चल रहा है जिसका पूरा फेथ उस टेलीस्कोप पे है जिससे पूरी जिंदगी तो निकाल दिया, लेकिन ये जांच करने की कोशिश नहीं की ये जो साउंड सुनाई दे रहा है इस पे मैं कितना भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि वो पेशेंट तो इसी पे भरोसा करता है ना। तो खैर पिछले 20 साल में आया है, लेकिन एफएनएसी बायोप्सी 50 साल। आइए आप मुझे यहाँ आइए। तो पहले का फोटो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं थ्रोट में ग्रोथ, ट्यूमरस ग्रोथ बढ़ता जा रहा था। और ये तो उनकी पिक्चर है अभी की 2018 की बात है। कलकत्ता मेडिकल हॉस्पिटल में गए, फिर हिंदुस्तान नर्सिंग होम में गए
और ऐसे ही करते करते लगातार उनके 5 बार एफएनएसी हो गया और उनकी हालत और खराब हो गई, जो कि स्क्रीन पे हम देख रहे हैं। बेटर है कि आपके साथ डॉक्टर करीम खान यहाँ पे हैं, जो हमारे डॉक्टर बीआरसी क्लिनिक चलाते हैं। और डॉक्टर करीम खान के पास फाइनली 1 फरवरी 2025 में आए, यानी कितने साल बाद? 7 साल बाद। 7 साल हर जगह घूमते हुए। पहला एग्जाम्पल देखा था कुछ महीने में, दूसरा एग्जाम्पल देखा था 15-10 साल बाद, तीसरा एग्जाम्पल अब है 7 साल। 7 साल का सफर तय करते हुए कई सारे हॉस्पिटल से। माइक है आपको। सभी को मेरा नमस्कार। ये डॉक्टर मनीषा सरकार है। इनको 2019 में कैंसर ऑपरेशन किया गया था गले में। दिखाइए, ये पूरा गला कटा गया, ये देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक कट गया ये पूरा। तो फिर 2 साल बाद इनको दोबारा वो ग्रोथ आना शुरू हुआ। इधर नोट्स थे, 7 नोट्स थे, गांठ थे। तो डॉक्टर के पास फिर गए, तो डॉक्टर ने बोले कि दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये बच्चे पहले से डरे हुए थे और भी डर गए, तो बोले मुझे ऑपरेशन नहीं कराना, और पैसे का भी प्रॉब्लम था। उन्होंने पहले घर का जमीन बेच के ऑपरेशन करे थे, फिर दोबारा बोले नहीं कराना। तो फिर 2025 में मेरे पास आए और मैंने उनको बीआरसी सरकार DIP डाइट और जो ये टाइम एज मेडिसिन, उसके बाद फूड एज मेडिसिन, ये सब दिया, लोअर लेग हॉट वाटर, उसके बाद जो भी उनका प्रोटोकॉल है इससे, उसके बाद लीज थेरेपी कराएं, और ये धीरे धीरे 6 महीने में ठीक हो गए। तो थैंक यू डॉक्टर बीआरसी, थैंक यू। लेकिन वो जानते हैं कि हमारे धोती खोलने वाले इंसान ही है। तो जैसे काम कर रहे हैं, हम लकी है कि हम उनके युग में, उनके पीरियड में हमारे जन्म ही है, और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, लोगों को मदद करने को मिला, ये हम लकी समझते हैं। सीमा जी बोलिए, सचिन जी है हमारे साथ, ये भी, इनको भी थैंक यू। कुछ बोलना चाहिए? Thank you, Dr. BRC. Thank you, Dr. BRC team. Thank you, Dr. Karim Khan. Thank you, Dr. Sachin Jain. Thank you, Dr. Shima Manikot. বাংলাতে বলতে পারবে, সবাই বলি বাংলা। कुछ भी किया है। आप बोल सकते हैं। हाँ, इन्होंने अपने ऊपर तो जो भी करना था सब DIP डाइट एंड सारे टाइम एज मेडिसिन, वाटर एज मेडिसिन, ये सब कुछ किया ही है। इसके अलावा जब रिजल्ट्स आने लगे तो उन्होंने CIM कोर्स किया, एंड वो भी आपके टीम मेंबर है सर। ओके, वंडरफुल। इन्होंने एक का माहौल आगे बढ़ाया, ना कि वाला अपना ठीक करके अपने को सेटिस्फाई किया, बल्कि क्यों ना वो पूरी ट्रेन लेके बाकी लोगों को भी इसमें हेल्प करें। और आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो डॉक्टर करीम ने कराया, लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन, राइट। तो ये अगर हम इसको कंपेयर करें इस तरह से, जहाँ पे पहले गए थे कैलकाटा मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो बिल्डिंग इन कंपैरिजन टू जहाँ डॉक्टर करीम खान का क्लिनिक है, वो भी पिक्चर आपके आंखों के सामने दिख रहा है। कोई भी पेशेंट जाता है तो सबसे पहले देखता है कितना बड़ा बिल्डिंग है, इतना बड़ा बिल्डिंग है तो मुझे तो ठीक कर ही देंगे, ये करीम खान के में जाएंगे, यहाँ तो ये इतना छोटा सा तो मैं कैसे ठीक होंगे। लेकिन मनीषा सरकार ने ये नहीं सोचा, क्योंकि वो ऑलरेडी 6-7 साल से टके खाते हुए आ ही गए थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था उस वक्त। क्योंकि वो सोच रहे थे कि पहले सर्जरी करा लिया, 5 बार एफएनसी करा लिया, दोबारा से ग्रोथ आ गया, वो ग्रोथ जितनी बार सर्जरी करेंगे या जितनी बार बायोप्सी करेंगे वो ग्रोथ उतनी बार आती जाएगी, और पिछली बार से मोस्ट लाइकली वो ग्रोथ पहले से और तेजी से आती जाती है। ये समझना पड़ेगा। मान लो एक पौधा है, पौधे का पत्तों को आप समझते हैं कि ये ट्यूमर है, उसको काट दो तो उस वक्त तो कट जाएगा, उस वक्त तो हट जाएगा, लेकिन कुछ दिन बाद जाएंगे तो वहीं पे एक और पत्ता मिलेगा ना, है ना। जितनी बार काटेंगे उतनी बार। तो काटना सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है कि कॉज, कारण क्या है। तो डॉक्टर करीम खान ने कारण पे काम किया, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाया हॉट वाटर इमर्शन देके, जो आप देख रहे हैं। और इसमें कितना खर्चा आया होगा। तो पहले का जो फोटो देखा आपने, पूरा ये ट्यूमर यानी कि डबल चिन टाइप दिख रहा था, और अभी तो सामने आप देख ही रहे हैं
राइट। तो यहाँ पे फिर से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मनीषा जी यही कर लेती पहले दिन से ही, तो डॉक्टर करीम खान के यहाँ पे आना नहीं पड़ता, या 7 साल तक अपना वो लैंड वगैरह बेचना नहीं पड़ता। और अगर ये नहीं करती अभी भी, तो उसी जाल में फंसी रहती लंबे समय तक। ये तो ये है ना। तो बात है खत्म है? स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर बीआरसी। आपसे जो सीखा है, उनमें से कई सारे क्लिनिशियन हैं जिन्होंने बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर पा रहे हैं, और हमारी टीम ने लगभग 1500 प्लस पेशेंट्स को ट्रीट करा। ये सब पॉसिबल हो सका तो सिर्फ बीआरसी सर की वजह से। वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल। With sir's permission, one Krantikari Geet, just one paragraph I would like to present to all of you. बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन, बनेंगे इनकलाब ये, गिरेगे जुल्म की महल, बनेगी फिर नवीन। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत की यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। एंड सर, आपके नॉलेज, आपके गाइडेंस से आई एम वेरी श्योर हम सब स्वर्ग को जमीन पर जरूर उतार पाएंगे। थैंक यू सो मच। मनीषा जी यहाँ तक आई और एक प्रेरणा बनी उन सबके लिए, एक एग्जाम्पल बनी जो अभी इस तरह की बीमारी से जूझ रहे हैं, उन सब की तरफ से आपके लिए। अभी एक वाक्य आपसे शेयर करना चाहूंगा। कुछ महीने पहले की बात है, हमारे बीच में है अभी देशभक्ति से एक ऐसे पॉलिटिशियन जिनको मुझसे मिले, ऑनलाइन मिले या क्लिनिक में गए, हमारे किसी क्लिनिक में, या मुझसे मिले, हमारे कैंप में आए, और तब वो ठीक हुए। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ठीक उल्टा, कि पहले वो ठीक हुए और फिर वो आए स्पेशली ऑफिस में, और फिर बोला कि मैं ठीक हो गया, डायबिटीज ठीक हो गई, हार्ट की बीमारी ठीक हो गई। तो मैंने कहा सर फिर आप तो ठीक हो गए? कहा मैं बस मिलने आया या बताने आया। तो मैंने कहा कि अगर आपकी ये बात तो लोगों तक पहुंचेगी, आप तो बड़े मिनिस्टर रहे हैं, तो उनके अंदर भी मोटिवेशन आएगा और उनके अंदर भी फेथ आएगा, ये काम करता है। तो उन्होंने जो ऑफर किया वो अनबिलीवेबल था मेरे लिए, और उन्होंने जो ऑफर किया वो आपके लिए अनबिलीवेबल होगा। मैं बात कर रहा हूँ श्री हरीश चंद्र भाटी जी की। सर एक्स मिनिस्टर रहे हैं, बीजेपी के बड़े लीडर हैं। तो इन्होंने ये ऑफर किया कि मेरा वीडियो बनाओ और मेरा पर्सनल नंबर वीडियो में डाल दो, कि जिसको भी थोड़ा भी शक हो वो मुझसे बात करे। तो हमने वीडियो बनाया, थैंक यू सर। वीडियो बनाया हमने, और बनाने के बाद मैं हिचकिचा रहा था, सर का नंबर मैं कैसे डालूं। फिर दोबारा से मैंने फोन किया कि सर वीडियो तो बन गया है, नंबर आपका डालूं या आपका पीए का कोई दे दीजिए। इन्होंने बोला नहीं मेरा ही डालो। तो फिर मैंने कहा मनी मंत्र तो खुशी होता डाल दिया, राइट। और सर वो नंबर एक बार फिर आप बता सकते हैं स्टेज पे? आइए सर, यहाँ से सर। तो ये हमारे लिए बड़ी बात है, इतनी बड़ी शख्सियत जब लोग सर के मुंह से सुनेंगे, और वो नंबर भी अगर शेयर कर रहे हैं तो प्लीज कि चाहते हैं कि ये मुहिम आगे बढ़े। सर आपका एक्सपीरियंस और थोड़ा सा। मित्रों, हमारा ये सौभाग्य है कि आज हम नई दुनिया में, जिसको हम बीमारी कहते हैं, पैथी कहते हैं, एलोपैथी है हमारी, आयुर्वेद की पैथी है, दूसरी पैथियां हैं। हिंदुस्तान क्योंकि गुलाम रहा है और अंग्रेजियत का हमारी चहन पर अभी भी असर है, उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है, ऐसा जीवन का मेरा अनुभव है। आज से 10 महीने पहले
मैंने पहले शहर की लाइफ में एनसीआर में साधनों की वजह से सबको शुगर है, लगभग सबको बीपी है, उसी के साथ हार्ट है और बाकी और ऑर्गन्स को भी इफेक्ट की बीमारियां करती रहती हैं। कोरोना ने हमको एक अवसर दिया था जीवन को जीने का, लेकिन हमने उसको इग्नोर कर दिया। जैसे हम सगे संबंधियों को शमशान में जला के आ जाते हैं, उस वक्त बड़ी हमें आध्यात्मिक बातें समझ में आती हैं, बाद में फिर हम उनको भूल जाते हैं। मैं टू दी पॉइंट आपसे बात करना चाह रहा था कि शरीर की 30 साल से शुगर, ये आपने हिंदुस्तान में कम सुना होगा, किसी के एलोपैथ का तो सवाल ही नहीं है, और भी पैथियों में कि शुगर रिवर्स हो सकती है। 1992 में मैं एडवोकेट था गाजियाबाद, और उसी वक्त शुगर मुझे डिटेक्ट हो गई थी, उसके साथ बीपी, और उसके साथ फिर गाजियाबाद नोएडा में जब मैं आया तो उसमें मुझे फिर हार्ट भी हो गया। और डॉक्टर त्रहन जो हिंदुस्तान का बड़ा डॉक्टर है, उसने मुझे हार्ट चेंज करने के लिए एडवाइस किया था। लेकिन एक दूसरे डॉक्टर अशोक सेठ जो राष्ट्रपति अवॉर्डेड हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास दवाइयाँ भी हैं, कुछ स्टेंट हैं, हम आपको उस पर रखेंगे। आपके सामने 30 साल से मैं एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में खड़ा हुआ। अभी 1 महीने पहले मैंने अपने दोनों घुटने चेंज कराए साकेत में डॉक्टर सुजय भट्टाचार्य से, और बीच में मुझे सोडियम कम हो गया, बीपी कम हो गया, ज़्यादा हो गया, और शुगर, और मैं आईसीयू में मेदांता नोएडा में चला गया। 2 रात 2 दिन तक मैं उसमें रहा। 300 टेस्ट और 300 दवाइयाँ गोलियां मेरे पेट में उन्होंने डॉक्टर्स ने डाल दी। तीसरे दिन मुझे जागरण हुआ सुबह 4 बजे कि आईसीयू में रहने का मतलब है मेरा आगे मौत के मुंह में जाना। और मुझे जब ये एहसास हुआ तो मैंने अपनी पत्नी, बेटी और बेटे को फ़ोन किया कि आप एक कागज लाइए, मैं डेथ वारंट पर दस्तखत करता हूँ कि आईसीयू में फर्दर रहने से मेरी मौत हो जाएगी। क्योंकि मैंने इन 2 दिन में ये देख लिया था कि बॉडी का जो शुगर है, बीपी है और सोडियम है, ये किस लेवल तक जा रहे हैं और किससे नीचे आ रहे हैं। बॉडी ने दवाइयों को ग्रहण करना बंद कर दिया था। मैंने डॉक्टर सीनियर जो एचओडी थे मिस्टर वैष्णव, उनकी टीम को भी कहा कि डॉक्टर साहब को बताइए मुझे बाहर जाना है आईसीयू से। वो इजाजत नहीं दे रहे थे डॉक्टर। मेरे बड़े बेटे जो अफसर थे नोएडा था डेंगू में 3 दिन के अंदर, उनके जाने के बाद में फिर मैंने अपने जीवन को स्वाध्याय में भगवान की कृपा में और इस सामाजिक काम में लगाया। मैं आईसीयू से बाहर आया, मैं स्वस्थ होने लगा। और जब मैंने शुगर की बात आपसे की तो कट शॉर्ट में बात यह है कि मैंने 10 महीने पहले, 6 महीने पहले जो डीपीआई डाइट है डॉक्टर स्वरूप की, उसको मैंने शुरू किया। 14 घंटे पेट को खाली रखना शुरू किया। आश्चर्य है और वैज्ञानिक चीजें दोनों हैं जो आपको बता रहा हूँ। वो शुगर जो 200 से 300 रहती थी, और सीनियर डॉक्टर ने मुझे कहा था कि अब आप इंसुलिन पर रहिए। वो इंसुलिन खत्म हुई, दवाइयाँ नॉर्मल चलती रही, लेकिन शुगर 100 से कम आ गई। 60, 70, 80 पर मैंने उसको कर दिया। ये डॉक्टर विश्वरूप के लिए जोरदार तालियां बजाइए। कुछ लोग आते हैं लीक पे चलने के लिए। हमारे गांव में कहावत है, लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत। ये तीर न्यारे चले, सिंह शायर और सपूत। तो ये भारत का सपूत हमारे सामने है, जो हमको अंधकार से प्रकाश की तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत पहले, 40 साल पहले, मुझे एक बार बुद्धप्रिय मौर्य मेंबर पार्लियामेंट थे, क्लोज पॉलिटिशियन बड़े रामचंद्र विकल, उनके जन्मदिन पे कहा था कि रामचंद्र विकल आदमी नहीं है। तो हमारी सांसें थम गई। दोबारा कहा कि ये संस्था है। तो विश्वरूप एक संस्था है कि भारत को ये समझ करता है।
इस ऑडियंस को देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने यहाँ इंटरेस्ट लिया यहाँ आने का। मैंने मेरा नंबर एक बार आप चाहे लिख लें, 93,508 60 93,508 60 935 ऐसे करके नंबर है, और एक वीडियो उसमें भी डली हुई है डॉक्टर विश्वरूप के साथ में। आप उस पर जा सकते हैं, 24 घंटे में उपलब्ध हूँ। इसमें कोई शक नहीं है, एलोपैथ से किसी भी बीमारी का अंतिम रूप से इलाज नहीं हो सकता। इलाज में जाना है तो भारतीय जो पद्धति है उन्हीं में जाना पड़ेगा। वो है हमारा आयुर्वेद, और वो विश्वरूप ने जो ज्योति जलाई है देश में दुनिया में, हम इनके बहुत कृतज्ञ हैं। थैंकफुल एंड ऑब्लाइज्ड। मेरी सबके लिए शुभकामनाएं हैं। मेरा स्टेटस ये है कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का मिनिस्टर रहा हूँ। अभी जिस नेशनल बॉडी में बीजेपी में माननीय अमित शाह जी, माननीय मोदी जी, योगी जी आदि हैं, उस नेशनल काउंसिल का भी मैं मेंबर हूँ। आप सबको नमस्कार, आपके चरणों में नमस्कार। भरोसा करता है, आप सबको तो भरोसा करता है, दैट्स व्हाई यू आर हियर। लेकिन आप में से अधिकतर क्लिनिशियन मेरे पास जो आप क्वेरी करते हैं कि सर पेशेंट आते हैं, सब कुछ सुनते हैं, लेकिन भरोसा नहीं करता। तो भरोसे को बढ़ाने के लिए सर जैसे महान इंसान की जरूरत पड़ेगी, और आज हमारे बोलने पे आ गए, ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो अब समय आ गया है कि हम वो जो मॉडर्न चाचा है जिनकी हम बात कर रहे थे, जो पिछले 200 सालों से इस तरह का बोझ गले में लगा के घूम रहे हैं, मैं चाहता हूं कि उनका बोझ हल्का कर दें। एट द सेम टाइम उनकी जो आदत है, क्योंकि वो कई लोगों के दिमाग में बैठ गया, वो देखने में अच्छा लगता है सर को लटकाना, वो भी रहे और बोझ भी हल्का हो जाए। आपको समझना होगा स्टेथोस्कोप का जो वेट है 200 ग्राम्स, और 200-250 ग्राम का अगर बोझ सर गले में दिन भर रहता है तो उससे नेक पेन या इसे बोलते हैं एक बीमारी स्टेथोस्कोप नेक सिंड्रोम, करीब 60 to 70% डॉक्टर को अधिकतर हो ही जाती है, बिकॉज वो लटका के रहते हैं। तो मुझे तो उनकी बहुत कंसर्न है कि यूजफुल तो है ही नहीं, तो क्या किया जाए। तो उस कंसर्न को पूरा करने के लिए, ताकि उनका शौक भी पूरा होता रहे और ये बोझ से भी उनको मैं मुक्त कर पाऊँ, उसके लिए मैंने एक टी शर्ट डिजाइन किया है। और परमानेंट हो गया है ना, यूज तो कुछ है नहीं, और सिर्फ अगर आपको उसका शो पीस की तरह रखना है तो ये टी शर्ट 500 रुपए में मिल जाएगा हमारे वेबसाइट में। ज्यादा नेगोशिएट करेंगे तो थोड़ा पैसा 200 रुपए में कर देंगे। तो है नाउ इज द टाइम फॉर द बुक रिलीज, और हमारी बुक स्क्रीन प्लीज। हमारी बुक का रिलीज का समय हो गया, और बुक के रिलीज के लिए हमारे मिनिस्टर साहब यहाँ तो ऑलरेडी हैं, और बाकी हमारे डिग्निटरीज के लिए रचना को मैं Yes, sir. I would request Shri Kolse Patil ji, please, to please come up on the stage. I would also like to request Shri Ali. बड़ा प्यारा जश्न है। यार मुझे पता किसी फोटो वहाँ पे राउंड लेना पड़ेगा। कैमरा वाइड
Thank you all of you. हो गया ये प्रिंसिपल का फोन आया हेलो हाँ जी सर हम भी आ रहे हैं ये आपका बच्चा कैसा है बिल्कुल क्लास में एक था Thank you so much, sir. हम पिछले 15 साल से ऊपर वियतनाम में हमारे कैंप हमारा वो जूलिया ने जो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव हेल्थ साइंसेस वियतनाम की चेयरपर्सन है उन्हीं के माध्यम से शुरू किया था एंड आफ्टर दैट फिर धीरे धीरे देश दुनिया तक पहुंचता रहा। लेकिन एक और कलाकार यहीं कहीं है और ये मूवी कल वेज ओटीटी प्रसार भारती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना ओटीटी में कल लॉन्च होगा और उससे पहले वो फिल्म का ट्रेलर मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि वो फिल्म देखें। ये फिल्म प्रोफेसर चुगो के कॉन्सेप्ट पे बनी है और ये फिल्म कल से रिलीज होगी वेव्स ओटीटी में और इस फिल्म में कि कम से कम एक और कलाकार हमारे बीच में देखते हैं कौन ढूंढ पाएगा उस कलाकार को। तो उससे पहले उस ट्रेलर को देखना है। इस तौर पे हमने डिजाइन किया इसको अनवेल करने के लिए। प्रोफेसर चुगो प्लीज अनवेल दिस ट्रॉफी। ये जो आप देख रहे हैं ये दुनिया की पहली स्टेथोस्कोप है। आज से 210 साल पहले जो पहली स्टेथोस्कोप बनी थी वो ऐसी बनी थी और ये काम करता है, वर्किंग मॉडल है। एक मॉडल मैंने लंदन से मंगाया था उसी का रेप्लिका है ये और इसको खोल के चाहे तो स्टेथोस्कोप कैसे यूज करना भी मैं आपको दिखाया था जो खुला हुआ है। तो ये हमारा एक्सीलेंस अवार्ड है और ये पहला अवार्ड अविनाश जी के हाथों से प्रोफेसर चुगो को मिलता है और इसके बाद Thank you so much, sir. जाता था ऐसे लगा लिया और एक हाथ इस होल में करके और ये कान और ये ऐसे लगाएंगे इनकी दिल की तो बड़े आराम से सुनाई पड़ जाती है। या फिर अगर मेरा पोजीशन कुछ ऐसा है पेशेंट लेटा हुआ है या तो फिर मैं अगर इसको ऐसे लगा लूंगा तो ऐसे करके ये ऐसे लगा के भी ये सुनेंगे तो दिल की धड़कन ये कान को पूरी तरह से लगना पड़ेगा ऐसे करके तो ये सुनाई देगा। तो ये वर्किंग मॉडल है और ये हमने उसका रेप्लिका एज ए ऑनर टू द स्टेथोस्कोप को ऑनर तो हम करते हैं लेकिन हम रिकमेंड ये करते हैं इसको यूज नहीं करना। Dr. Shikha Saxena from Lucknow, Uttar Pradesh. Ashwini R. Idake from Kolhapur, Maharashtra. He is BRC. मेरा सबसे पहला सवाल ये है सर कि अभी हमने तमाम पेशेंट्स यहाँ पर देखे, ऑटिज्म के पेशेंट्स देखे, बात हो तो इसमें ज्यादातर ये कहा जाता है कि इसमें इमरजेंसी हैंडल नहीं हो सकती है, लॉन्ग टर्म चलने वाला ट्रीटमेंट है। आप इस पर क्या कहेंगे और नेचुरोपैथी में या आयुर्वेद में या आपके पास क्या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं इस चीज के इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए? तो आपका सवाल ये है कि आयुर्वेद में नेचुरोपैथी में इमरजेंसी हैंडल नहीं हो सकता। जी जी। तो इमरजेंसी हैंडल किसमें हो सकता है? एलोपैथ में ज्यादातर। आपका सवाल ये है कि आपका सवाल शुरुआती आप इससे कर रहे हैं कि एलोपैथ में हो सकता है हैंडल और आयुर्वेद में नेचुरोपैथ में नहीं हो सकता जी। ये सवाल मेरा भी आप सभी से है। आपको क्यों लगता है कि एलोपैथ में हो सकता है तो किस चीज में हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि मान लो रोड में एक्सीडेंट होता है राइट और पेशेंट वो विक्टिम जो है उसको चोट लग गई, इतना ओवर ब्लीडिंग हो गई, 2-3 लीटर तो खून ही निकल गया तो उसका ब्लड प्रेशर ड्रॉप करेगा और वो बेहोश हो जाएगा
उसकी सिर फट गया है, उसके पैरों में चोटें हैं जिससे खून निकल रहा है, 1.5-2 लीटर निकल गया है, इसी को इमरजेंसी बोल रहे हैं आप जी। ये इमरजेंसी सिचुएशन है। और ऐसे इमरजेंसी में आपका जो सवाल है कि भाई एलोपैथी में तो इलाज है, आपके पास क्या है? ऐसे में पेशेंट तो एलोपैथी में जाएंगे ही जाएंगे, है ना, तब आप क्या कुछ कर लेंगे? तब पेशेंट जाएंगे, जाते हैं, लेकिन जाने के बाद कितने लोग जिंदा रहते हैं, ये सवाल आपने कभी पूछा, कभी देखा? कभी सुनने में ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल मेरा जवाब आपको लग रहा होगा, लेकिन अभी तक का जो ऑब्जर्वेशन स्टडीज है पूरे दुनिया की, जो लेजिटिमेट जर्नल की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे ये देखा गया है कि जब इस स्थिति में, जो स्थिति मैंने अभी आपको बताई, परिस्थिति समझ गया ना, कि पेशेंट को टक्कर हुआ और वो उसको चोटें लगी, उसका सिर फट गया, ब्लीडिंग हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, वो तो बेहोशी हो गया। अब उसको उठा के ले कहाँ जाए? आपका जो ऑब्वियस ये है कि एलोपैथी में ले जाएंगे। तो क्यों ले जाएं? क्योंकि हमें लगता है कि उससे बचने के चांसेस ज्यादा हैं, वहां बच ही जाएगा, यही है ना। लेकिन क्या आपने देखा है, अगर ले गए और नहीं ले जा पाए, इसके बचने के चांस ज्यादा होगा। इस पे कई सारी स्टडीज हुई हैं। हमारे देश में तो अगर एम्बुलेंस आता ही 1-2 घंटे बाद, तब तक जो होना है हो ही जाएगा, है ना, वो तो छोड़ ही दो। लेकिन ऐसे देश हैं जहाँ पे मैक्सिमम टाइम लिमिट है 8 मिनट के अंदर आपको एम्बुलेंस, मतलब इस तरह से पोजीशन में, जैसे हम यहाँ पे वो है ना कौन सा ब्लिंकिट, तो वहां पे वही है कि 8 मिनट में किसी भी कोने में देश के जो एडवांस कंट्री है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो द विक्टिम हैज टू बी इन द हॉस्पिटल इन आईसीयू, मतलब तो हो ही जाना चाहिए, ऐसा उनका पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो वो उन लोगों ने जब भी, और बहुत रिसेंट वाले भी हैं मेरे पास जर्नल में, कि भाई जब नहीं ले जा पाए या बहुत लेट ले जा पाए इन कंपैरिजन टू जब जल्दी ले जा पाए, तो ये देखा गया है कि जब जल्दी पेशेंट को ले जाते हैं, विक्टिम को, इन दिस केस इंजर्ड विक्टिम को जिसका ब्लड लॉस हो गया, तो उनके मरने के चांसेस उल्टा और बढ़ जाते हैं। इट मस्ट बी शॉकिंग टू यू, लेकिन बढ़ क्यों जाते हैं? इस पे इन्वेस्टिगेट किया, क्योंकि जब ले जाते हैं तो वो बेहोश पड़ा होता है, उसके एयरवे को फ्री करने के लिए इंट्यूबेशन करते हैं। इंट्यूबेशन का प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस इटसेल्फ इस तरह से बैलूनिंग है, कुछ देर के लिए उसकी सांसें रुक जाएगी। एक तो पहले ही सांसें कम आ रही, कुछ देर के लिए रोक देंगे तो वो एक डिसएडवांटेज है। दूसरा, आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं, तो आईवी फ्लूइड चढ़ाते ही पूरा होमोस्टेसिस ऑलरेडी बिगड़ जाता है। जब ब्लड लॉस हो रहा है तो बॉडी एक इमरजेंसी मोड में आ जाता है, जिसे फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम बोलते हैं, और बॉडी अपने जो क्रूशल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, सारा खून वहां पे कॉन्सेंट्रेट करता है, और बाकी उतने क्रूशल ऑर्गन जो नहीं है तो उसमें थोड़ा कम खून भी चल जाएगा। जैसे पैर है, हाथ है, तो मतलब अगर हाथ में खून थोड़ा कम भी चला गया तो मरने नहीं वाला इंसान। लेकिन जैसे आईवी फ्लूइड लगाते हैं तो वो जो बॉडी का जो इमरजेंसी सिस्टम काम कर रहा है उस इंसान को जिंदा रखने के लिए, वो स्विच ऑफ हो गया। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि आईवी फ्लूइड इटसेल्फ कैन बी अ रीजन फॉर द पर्सन जो अदरवाइज जिंदा रह जाता, इन स्पाइट ऑफ द ब्लड लॉस, वो जिंदा नहीं भी रह सकता है। तो इस तरह से जो इमरजेंसी में 2-4 चीजें की जाती हैं, तो जैसे मान लो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है, ये तीसरी चीज कर देते हैं, तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से वो इंसान को बचाना और मुश्किल हो जाता है। ये मैं तो बोल ही रहा हूँ खैर, लेकिन ये जर्नल का रिपोर्ट है। पहली बात तो आपका जो सवाल का पहला पार्ट पढ़ा दीजिए कि एलोपैथी में ले जा सकते हैं। ले जा सकते हैं इसलिए क्योंकि वो ज्यादा है यहाँ पे। अगर कोई आयुर्वेद में ले जाना भी चाहेगा तो है ही नहीं ना, क्योंकि वो है नहीं, तो लेकर कैसे जाओगे आप, है ना। तो यहाँ का जो परिस्थिति ऐसी बनाई हुई है कि 99% ऑफ द बजट इज फॉर एलोपैथी, तो जाहिर सी बात है वो चीज हर जगह होगी। आप कुछ कर रहे हैं इस चीज के लिए? हाँ, अब आते हैं हमारे इस पे। हम ये कर रहे हैं कि हैंडलिंग इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट एंड पेन मैनेजमेंट, इस पे हमने अभी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। आप में से कुछ लोग तो यहाँ पार्टिसिपेंट भी आए हैं ना, ये लोग, है ना, और ऑनगोइंग है अभी। और ये ट्रेनिंग जो सेंटर है हमारा डॉक्टर बीआरसी मेडिकल एकेडमी, ये समाल खां में है। समाल खां के इस ट्रेनिंग सेंटर के जो चेयरमैन है विनोद बंसल जी, बड़े बड़े दिखने वाले जो मेडिकल इमरजेंसीज है उनके आसान सो यहाँ पे विनोद बंसल जी हैं, और यही चेयरमैन है उस ट्रेनिंग सेंटर का। तो ये शुरू किया है। और रहा सवाल जो आपके दिमाग में डाउट है, सभी के दिमाग में, क्या इमरजेंसी हैंडल हो सकती है, आप कभी ट्रेनिंग सेंटर आके देखिए कि अलग अलग तरह से अगर कोई बेहोश हो जाता है, किसी को कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है, किसी को चोटें लग जाती है, किसी को सांसें नहीं आ रही हैं,
किसी का सिर फूट जाता है, यही सब होगा। किसी को सीजर आ गया, फिक्स आ गया, फिक्स आ गया तो एलोपैथी वाले क्या करेंगे, वो इंतजार करेंगे कब खत्म हो। लेकिन हम क्या करेंगे, आप कोई भी तीखी चीज उसको जैसे सुनाएंगे फिट वहीं पे हॉल्ट हो जाएगा, इट हैज टू हॉल्ट। तो इतना ही तो बताना है। एलोपैथी वाला इंतजार करेंगे तो फिर जब खत्म होगा तब हम देखेंगे, हम तीखी चीज सुना देंगे, वो हॉल्ट हो जाएगा उसी वक्त। तो इस तरह से बड़े दिखने, जैसे मान लो कोई हार्ट अटैक होगा तो क्या करेंगे, उसी वक्त उसको अदरक चबाने को बोलेंगे, एंजाइना धीरे धीरे कम होता है। दीज आर ऑल एविडेंस बेस्ड, है ना। इस तरह से हमने पूरे 52 अलग अलग मेडिकल कंडीशन के इमीडिएट प्रोटोकॉल हमने बनाए जो इमीडिएटली। और रहा सवाल ये कितना इफेक्टिव होगा, मैं उसका एक नमूना मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको हैरानी होगी। डॉक्टर अंतिम जैन यहाँ पे हैं, बाहर गए, ठीक है आपने दिया। तो खैर आने दीजिए को, फिर इस बात करेंगे हम कि ऐसे ऐसे इमरजेंसीज हैं जो एलोपैथी वाले कभी सोच नहीं सकते, और वो आप सर मेरा क्वेश्चन है, हाँ जैसा कि लोग भी समझ रहे हैं और लोगों को समझ भी आने लग गया है। मेरा नाम राजेश आ रहा है, मैं बड़ी चलो न्यूज से हूँ। ऐसा लगने लगा है एलोपैथी लॉबी से आपका 36 का आंकड़ा हो गया है। इतनी बड़ी लॉबी है कि अच्छे खासे लोगों को इस लॉबी से पंगा लेने में डर लगता है। आपके ऊपर सुना है कई बार केसेस भी हुए हैं, आपको ये डर क्यों नहीं है? क्यों आप इस लॉबी से लगातार इस तरह का पंगा ले रहे हैं? देखिए, ये बात तो सच है कि एलोपैथी लॉबी इज द बिगेस्ट लॉबी। अगर हम पावर की बात करें, पैसे की बात करें, सबसे बड़ी बड़ी लॉबी तो है ही। लेकिन रोज रोज नहीं मरना ना, एक दिन तो मरना ही है सभी को, है ना। डर डर के रोज रोज क्यों मरना है ना? सही बात। दूसरी बात, जो लोग पंगा नहीं ले रहे हैं, मान लो जो लोग सच नहीं बोल रहे हैं, तो वो कौन सा हमेशा जिंदा रहने वाले हैं? ये तो मरना ही बात है। और तीसरी बड़ी बात, क्या पता उन्हें डर लग रहा हो, कौन सी फूल का फूल दे आज, है ना। उनके भी 2 ही हाथ है, 2 पैर है, उन्हें भी भूख लगती होगी, है ना। तो उनके गलतियां तो उन्होंने की है। तो जो भी सच है वो लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। और अभी तक भी हम जिंदा हैं तो कुछ अच्छे लोग रहे होंगे जिन्होंने समाज को इस लायक बनाया कि हम जिंदा हैं। तो आज का समाज तो हमारे हाथ में है, तो कुछ ना कुछ तो डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा भी था, मैं सुमित आजाद ग्लोबी न्यूज से। आपने 2021 में हिम्स हॉस्पिटल्स में कैंप लगाने शुरू किए थे। आजकल हम देख रहे हैं आपके वहां पर कैंप नहीं लगते हैं, क्या आपने हिम्स हॉस्पिटल छोड़ दिया है? देखिए, 2021 में हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस की शुरुआत की थी मैंने आचार्य मुनि जी के साथ, इस सोच के साथ कि पेशेंट सेंट्रिक इलाज होना चाहिए। पेशेंट अगर आता है, जैसे आपने देखा हमारे पूरी टीम है यहाँ पे, इनके पेशेंट्स भी देखे और बार बार हमने अपने चैनल्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू देखा कि किस तरह से बड़े दिखने वाली बीमारी किस तरह से आसानी से ठीक करते हैं, बहुत ही थोड़े से पैसे लेके, राइट। और आपके पेशेंट तो यहाँ पे हैं ही हैं, वो इसको बताएंगे, कुछ पैसे, थोड़े से पैसे लेके, चाहे वो लंग कैंसर की बात करें, प्रोस्टेट कैंसर की बात करें, लिवर क्रॉनिक लिवर डिजीज की बात करें, वो यहाँ पे हैं। तो मंशा ये थी कि पेशेंट सेंट्रिक इलाज हो, एक जगह हो जहाँ पे वो आए और उनको हम जितना जरूरत हो उतना ही करें। और आप सबने भी सपोर्ट किया। और 2021 में जो पहला हॉस्पिटल खोला डेरा बस्सी में, और वो हमेशा भरने लगा, लोग आने लगे। लिवर और किडनी के पेशेंट्स और डायलिसिस लोगों की छूटने लगी, और पेशेंट आने लगे क्योंकि वो हॉट वाटर इमर्शन से डायलिसिस छूट जाता है और ट्रीटमेंट कम हो जाता है। और आज भी ऐसे पेशेंट यहाँ पे भी अभी बात की है प्रवीण नंदा ने इस बारे में, तो लोग आने लगे और हॉस्पिटल लगे। लेकिन साथ ही साथ ये हमें समझना होगा कि मेन हमारा गोल तो यही था ना कि भाई इंसान ठीक हो जाना चाहिए, कम पैसे में, कम टाइम में, और उतना ही इलाज दो जितने की जरूरत है। अगर कोई गाड़ी की जरूरत है थोड़ा सा दे दो, उतना ही जितना जरूरत है। लेकिन मैंने देखा कि ये केविट होता जा रहा है, जैसे जैसे वो बड़ा बनता जा रहा है। क्योंकि जब बड़ा बन रहा है तो कई सारे स्टेक होल्डर भी आ गए, कई सारे इन्वेस्टर भी आ गए, तो अब ध्यान पेशेंट सेंट्रिक से ज्यादा प्रॉफिट सेंट्रिक की तरफ बढ़ गया, है ना। तो ऐसे में कुछ तो करना जरूरी था मेरे लिए। पहली बात कई कारणों से, एक बार पहला कारण तो है कि भाई हर रात को शीशे पे अपने आप को तो देखना है एक बार। दूसरा कारण तो मेरी पत्नी अभी है कि नहीं है तो बोल सकते हैं। तो जितने पेशेंट आपने अभी देखे, वो हर पेशेंट से मिलके उनसे पूछेंगे
तभी मानेंगे कि ये ठीक हुए हैं। स्टेज पे आके तो कोई कुछ भी बोल देगा, है ना, वीडियो पे भी कोई कुछ बोल देगा, सामने जाके एक एक से मिलके रहा था ना कि आ ही रहा था, सब देख लीजिए, अभी भी आज भी बोल रहे थे, तो हिम्स कोलकाता वाला बोल रहे थे एकदम, है ना। तो हमने अपनी कोशिश की कि भाई वो ठीक हो जाए, लेकिन अभी वो ठीक नहीं हो पाया। तो फिर हमने आपके सवाल का जवाब, हिम्स के साथ सारे हमारे एक्टिविटीज पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। लेकिन सर वहां पर अभी तक आपका फोटो तो यूज होता है कुछ हॉस्पिटल से, उस पोस्टर मैंने देखा कुछ वीडियोस में भी। हाँ, अभी बंद किए हुए 2 महीने हुए हैं, और ये आपके माध्यम से और ये भाई साहब बंद कर, जहाँ फोटो आ रहा है अगर आप सुन रहे हैं तो वहाँ से फोटो हटाइए। फोटो लगने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोगों को कंफ्यूजन होगा फोटो देखे कि भाई हम जुड़े हुए हैं, बस इतनी सी दिक्कत है ना। बाकी फोटो लगने से तो अगर वो दिक्कत है कि लोगों को लगेगा आप जुड़े हुए हैं, तो मेरे जो ऊपर जो फेस करते हैं इस फेस से ही आप जाते हैं, है ना। तो इसलिए एज सुन एज पॉसिबल वो फोटो भी हट जाएगा, वो शो यू। जी बेहतरीन बात है सर। एक सवाल मेरा और था सर कि अभी हमने कुछ ऑटिज्म के बच्चे देखे थे और ये सब पिछले 1 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं कैन प्रोटोकॉल के अंतर्गत। सक्सेस स्टोरीज हमारे सामने ही है, लेकिन क्या कोई गवर्नमेंट या कोई संस्था इस चीज को एक्नॉलेज कर रही है, और अगर कर रही है तो आपके क्या भविष्य के प्लान्स हैं, इसके बारे में जरा बताइए। हाँ, ऐसे एक्नॉलेज कर रही है। अभी आप अभी 17 तारीख को हमने खत्म किया मुजफ्फरनगर म्यूनिसिपल का काउंसिल कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट यूपी के अंदर आता है, उन्होंने मुजफ्फरनगर कार्यक्रम किया था जिसमें 40 दिन इस तरह के बच्चों को कैन प्रोटोकॉल में रखा। डॉक्टर नमिता इस प्रोजेक्ट को हेड कर रही थी, और उसके बाद 40 दिन बाद गवर्नमेंट के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं मुजफ्फरनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के, वो सारे उन बच्चों से मिलने आए जिन बच्चों के सेरेब्रल पाल्सी, देखिए 3-4 बीमारियों के नाम है जो कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। एडीएचडी मतलब कि बंदर का आत्मा इंसान की बॉडी, ऑटिज्म मतलब 10 साल का बच्चा, ब्रेन 2 साल का। एक तीसरा है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब कि ब्रेन बिल्कुल सही लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही। अब मैं हाथ उठाना चाहता हूँ लेकिन मेरा बॉडी सिग्नल नहीं पहुंचा रहा, तो मेरा हाथ ऐसे ही रहेगा। मैं बोलना चाहता हूँ, सिग्नल नहीं पास हो रहा, तो मेरा मुंह नहीं खुलेगा। सिर्फ ब्रेन जानता है लेकिन ब्रेन वो काम बॉडी से नहीं करा पा रहा है, तो इसे कहते हैं सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं वो ऐसे नहीं बैठ सकते, उनको ऐसे चेयर से बांध के रखना पड़ता है, नहीं तो गिर जाएंगे। क्योंकि उनका ब्रेन तो अच्छा है, उनका पढ़ने में बड़े अच्छे हैं वो, तो वो ऐसे बैठेंगे, खाना भी मुंह के अंदर डालना पड़ेगा क्योंकि मुंह तो चलेगा ही नहीं। तो दैट इज कॉल्ड सेरेब्रल पाल्सी। वो पार्शियल होता है, वो कंप्लीट होता है। तो ये 3-4 तरह के बच्चों को हमने लिया, उनको कैंप प्रोटोकॉल में 40 दिन के लिए रखा, और 40 दिन बाद 17 जुलाई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा चेयर हटा देंगे तो थोड़ा सा आप 1 मिनट का है, चीफ मेडिकल ऑफिसर मुजफ्फरनगर का, उनका वक्तव्य क्या था यहाँ पे आप देख लीजिए। ऑडियो। अरे मैं बिजी हूँ। हाँ देखिए, इसमें मेनली जो हम यहाँ ट्रीट कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड है, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म और एडीएचडी। उसमें सेरेब्रल पाल्सी में बच्चे को चलने में प्रॉब्लम आती है, बात करने में प्रॉब्लम आती है, तो सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, सारी चीजें बेहतर हो रही हैं। अटेंशन प्रॉपरली दे पाता है बच्चा, और आई कॉन्टेक्ट बेहतर कर पाता है। और जो एलोपैथिक डॉक्टर्स का सबसे पहला और सबसे बड़ा हथियार वो मानते हैं स्टेथोस्कोप, उसको चैलेंज कर दिया। उसको चैलेंज करने के बाद सर उसी के नाम का अवार्ड निकाल रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, और उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि हम उसका सम्मान करते हैं। सर समझ नहीं है किसका सम्मान करते हैं? स्टेथोस्कोप। हाँ, अवार्ड भी निकाला सर पहला उसका। हाँ देखिए, ये जो स्टेथोस्कोप है ना, ये हमने, ये तो खैर वुडन है, जो पहला जिन्होंने निकाला था ये इन्वेंटर, उनका इंटेंशन सही था कि अगर दिल की धड़कन हम सुन पाते हैं तो क्या पता बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये उस जमाने की बात है 200 साल पहले, जब अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ह्यूमन बॉडी बहुत मामूली थी। लेकिन आज के टाइम पे अल्ट्रासाउंड और बाकी और चीज़ें आ गई हैं, और तब हमें धीरे धीरे पता चलता है कि ये जो स्टेथोस्कोप से जो सुनाई देता है वो कितना सच है कितना झूठ है। ठीक है, तो ये सिंबल बन गया है ह्यूमैनिटी के लिए, ये वाला स्टेथोस्कोप जो गले में लटकाते हैं, और इसको भूल चुके, इसके इंटेंशन को भूल चुके हैं। ठीक है ना, तो हम इससे इसकी शुरुआत वाली जर्नी भी याद दिलाना चाहते हैं। हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं जिस तरह से बाहर एक आवाज की दुनिया है,
हमारे बॉडी के अंदर भी एक आवाज की दुनिया है, राइट। एटलीस्ट स्टेथोस्कोप ने ये आपको बताया कि बॉडी के अंदर से आवाजें आती हैं। ठीक है ना, तो हमने सिर्फ इतना बताया कि स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल डायग्नोसिस के लिए मत कीजिए, लेकिन साथ में उसका एज ए गहना अगर डॉक्टर यूज करना चाहे पहनने के लिए तो उसमें बुराई भी कुछ नहीं है। जिस तरह से आप गहने पहनते हैं उसका क्या यूज है, कान में बालियां पहनते हैं क्या यूज है, या मैंने ये कपड़ा पहना नीले कलर का तो मुझे अच्छा लग रहा है, और क्या बोलेंगे, कोई तो किसी भी कपड़े से आप अपने आप को ढक सकते हैं, ठीक है ना। तो जस्ट अ सिंबल कि इंसान ने कोशिश की और कोशिश करके अंदर की धड़कनें सुनने की कोशिश की और सुन पाए, और अंदर की दुनिया से, आवाज की दुनिया से हर एक को जोड़ा, राइट। ये अपने आप में बड़ी बात है। और एक और बात है, स्टेथोस्कोप की आज कमियां तो मैंने आपको बताई, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे जो बोल नहीं सकते, मान लो 2 साल तक के बच्चे, उनका स्किन बहुत ही पतला होता है, तो उनके केस में स्टेथोस्कोप का जो सेंसिटिविटी है वो करीब 90% है। तो ऐसा नहीं है कि स्टेथोस्कोप बिल्कुल यूज नहीं करना। छोटे बच्चे जो बोल नहीं सकते, फिर सिम्टम नहीं बता सकते, पहली बात। प्लस दूसरी बात, उनका जो स्किन है दैट इज टू थिन, तो उनकी जो आवाज आती है दैट इज मोर क्लियर एंड दैट इज मोर कंक्लूसिव इन कंपैरिजन टू, जैसे बड़े होते हैं तो हमारा ऑर्गन जो हार्ट है वो कहीं इधर उधर भी खिसक जाता है। आपको बड़ा अजीब होगा, हमारा जो लिवर बड़ा हो जाएगा तो वो डिस्टेंस जो है कई बार 10 सेंटीमीटर भी इधर से उधर होगा, हो सकता